चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव और साथ ही जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें और अब महज 12 घंटे के आसपास का समय बचा है, क्योंकि 12 घंटे 4 बजे के बाद सुबह से चहलकदमी शुरू हो जाती है, जहां पर मतगणना होनी है। रायपुर में सेजबहार जहां मतगणना स्थल है, सरगुजा से जहां से बाबा जुड़े हुए हैं टीएस सिंहदेव साहब, वहां पर 14 सीटें हैं। और 14 सीटों की क्यों बात करूं, बाबा उस कद के नेता हैं कि मैं पूरी 90 सीटों पर बातचीत जरूर करना चाहूंगा टीएस सिंहदेव साहब के साथ। बहुत स्वागत कर रहा हूं सर। मैं आदित्य नामदेव, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं रायपुर से। टीएस सिंहदेव साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि सरगुजा से शुरुआत मैं करूंगा सर। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों आ चुके हैं सर। एग्जिट पोल जहां पर ये बता रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट है, हालांकि दावा आप 2/3 बहुमत का करते हैं, लेकिन जो स्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही हैं वो बहुत क्लोज है सर। और जब भी क्लोज फाइट रहती है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप उसका पलड़ा भारी हो जाता है। बाबा का एनालिसिस क्या कह रहा है सर 90 विधानसभा सीटों को लेकर? मैंने ये कभी नहीं कहा था कि 60 सीट आएगी। मैंने ये कहा था कि 60 से कम आएगी तो मुझे निराशा होगी। और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं। 5 साल का बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। कोरोना काल अलग था, उसकी चुनौती अलग थी, और उसके बावजूद कई उपलब्धियां हैं। उस आधार पे मेरा ये मानना है कि कम से कम 2/3 सीटें आनी चाहिए। सर सवाल मेरा वही है, बस्तर सरगुजा दोनों वो अपराजय कांग्रेस के लिए, जहां पर दोनों ही जगह पर 2018 में 11 सीटें थी, बाई इलेक्शन हुआ 12 की 12 सीटें आपके पास आ गई। सरगुजा में 14 की 14 सीटें आपके पास है। 26 सीटों को मेंटेन करना सर सबसे मुसीबत का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े चेहरों को उतारा है। रामविचार नेताम है वहां से, रेणुका सिंह है जो खुद केंद्रीय मंत्री रही हैं, बस्तर में बड़े बड़े चेहरे हैं उनके, चाहे केदार कश्यप की बात कर लें, चाहे और लता उसेंडी की बात कर लें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आशान्वित है कि इन 26 सीटों में कम से कम 13 से 14 सीटें बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में भी लड़े थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि सीनियर लीडर लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लड़े थे लगभग। और वो मतदाता के ऊपर निर्णय रहता है कि किस पक्ष में वो अपने मत को, बहुमत को प्रकट करते हैं, और वहां पर जीत होती है। और प्रत्याशित जीत पिछले चुनाव की थी, जो दोहरा पाना अत्याधिक कठिन है। हर बार ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनती। और ये उसी प्रकार का कीर्तिमान था कि सरगुजा में 14 की 14 और बस्तर में उपचुनाव के बाद 12 के 12 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन अच्छी संख्या में यहाँ से विधायक आने चाहिए। अब देखें, 3 तारीख का इंतजार है, कल का इंतजार है, सारी बातें सामने आ जाएंगी। बाबा, क्रिकेट भी बहुत प्रिय है आपका खेल, और बैडमिंटन के तो आप माहिर हैं। क्रिकेट में जब सिक्का उछाला जाता है तो या हेड आता है या टेल आता है, लेकिन आपके समय सिक्का बीच में रुक गया, खड़ा रह गया, ना लेफ्ट हुआ ना राइट हुआ, मतलब ना चित आया ना पट आया ना हेड आया ना टेल आया। इस बार अगर कांग्रेस का बहुमत आता है तो बाबा की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस पार्टी के एक साथी की भूमिका रहेगी। हाईकमांड निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो काम देंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, उसको अपनी क्षमता के अनुरूप मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। मन में ये जरूर है कि जो काम 10 साल में हो सकते हैं, उन्हें 5 साल में कर सकते बाबा, शहरी क्षेत्रों पे कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही, खासतौर से मैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग की शहरी सीटों की बात कर रहा हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एज दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में निश्चित तौर पर कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं है। क्या शहर की जनता से जो बात समझानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, इसमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पिछड़ गई कांग्रेस पार्टी? मुझे नहीं लगता। एक तो परंपरागत तौर पे शहरी क्षेत्र में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। लेकिन नगरीय निकायों के चुनाव भी देखें तो सारे के सारे नगर निगम कांग्रेस के पास है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी देखें तो 18 जो शहरी सीटें मानी जाती हैं, पूरी अर्ध रूप से शहरी सीटें जिनको माना जाता है, उनमें भी 18 में मेरे ख्याल से 14 कांग्रेस जीती थी। और इस बार भी कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि शहरी जो क्षेत्र हैं वहां कांग्रेस नहीं जीतेगी। आप नांदगांव में भी टक्कर है, रमन सिंह जी वहां से लड़ रहे हैं, वहां भी कांग्रेस की उपस्थिति है। दुर्ग का जो शहरी
सीट है उसमें भी कांग्रेस है, भिलाई में भी कांग्रेस है, वैशाली नगर में भी कांग्रेस है, पाटन में भी कांग्रेस है, अहिरवारा में भी कांग्रेस है। उसके आगे आप रायपुर में आएंगे तो रायपुर की चारों सीट में कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। धमतरी में आप देखिए तो वहां धमतरी में कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। बिलासपुर में कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। बेलतरा भी नगर निगम के बिलासपुर का एक 40% हिस्सा है, वहां भी कांग्रेस की अच्छी टक्कर की स्थिति है। तो शहरी क्षेत्रों में मैं अंबिकापुर को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंबिकापुर में भी आप मान लीजिए कि कांग्रेस की उपस्थिति है। तो शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस नहीं है, ये आकलन से तो मैं सहमत नहीं हूं। बाबा दूसरी बात, अंबिकापुर में इस बार राजेश अग्रवाल पुराने परिचित हैं, आशीर्वाद भी लिया था आपका चुनाव के वक्त। अंबिकापुर और खासतौर से सरगुजा की क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि सरगुजा में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ नए चेहरे भी नजर आए, जो पुराने चेहरे थे उनका बहुत विरोध भी था। मैं अंबिका सिंह देव की बात कर रहा हूं, और भी 3-4 ऐसे चेहरे थे जहां ऐसा लग रहा था कि इस बार कैंडिडेट बदले जाएंगे। क्या बाबा को इस बार भी 14 की 14 सीटों की उम्मीद है सरगुजा से? 14 की 14 सीटों में कांग्रेस है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये मान लिया जाए कि कांग्रेस यहाँ हार रही है, पक्का है 14 में हार रही है। 14 में कांग्रेस चुनाव की स्थिति में है। अब कितने जीतेंगे कितना नहीं ये कहना तो मुश्किल है। और राजेश को मैंने आशीर्वाद नहीं दिया था, शुभकामना दी थी, अपने आप को उतना बचा लिया था कि अपने खिलाफ वो लड़ रहे हैं, मैं ही खुद आशीर्वाद दे दूं कहीं बात ना लग जाए। तो मैंने बिल्कुल सोच समझ के उनको आशीर्वाद नहीं दिया था, मैंने शुभकामना दी थी। पहले उनका परिवार जुड़ा रहा है, जोगी जी से उनका परिवार जुड़ा रहता था। उनके चाचा है थे कैलाश अग्रवाल जी, वो सक्रिय राजनीति में थे। राजेश तो लड़के थे, वो उतने राजनीति में नहीं थे। और वो कभी जोगी जी के साथ रहते थे, कभी विद्याचरण जी के साथ रहते थे, हम लोगों से भी संपर्क था। तो वो वैसा परिचय रहा उस परिवार से। और हम लोग जहाँ रहते हैं, जो भी जहाँ रहता है, हजारों लोगों से संपर्क रहता है। तो राजेश से कोई विशेष संपर्क ऐसा रहा हो कि बहुत ही करीबी रहे हो, ये किसी तरह से प्रचारित हो गया, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। संबंध थे, अच्छे संबंध थे, और आज भी आदमी चाहेगा कि संबंध अच्छे रहें। लेकिन कोई बहुत करीबी थे या कोई बहुत बड़े अच्छे हम लोग के करीब के सलाहकार थे, ऐसी बात नहीं है। और वो तो पिछले चुनाव में ही कांग्रेस को छोड़ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन करके वो टिकट के लिए पहल पिछले चुनाव में ही कर रहे थे। बाबा आदित्येश्वर जी जो आपके भतीजे, उनको लगभग आपने तैयार कर दिया है अगली विधानसभा के लिए। आपने कह भी दिया है कि ये विधानसभा चुनाव मेरा आखिरी है, इस बार अगर मुझे जो मैं जवाबदारी चाह रहा था वो नहीं दी गई तो। बाबा ये जवाबदारी जो चाहिए बाबा को, और जो जनता चाहती थी पिछले चुनाव में भी, खासतौर से सरगुजा और छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि घोषणा पत्र किसी ने बनाया था, पब्लिक को मूव कराया था कांग्रेस की तरफ, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा था टीएस सिंहदेव का। इस बार भी बाबा कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, बड़ी जवाबदारी नहीं मिली तो फिर इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद बाबा ये बात ऊपर तक पहुंचती है या पहुंच नहीं पा रही है? ये कंडीशनल नहीं रहता। आपने पूछ लिया तो मैं फिर बयान दे देता हूँ, उसको वैसे ही चला दीजिएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे को कोई जवाबदारी नहीं मिलेगी तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये कहा कि मेरी 71 साल की उम्र हो गई है, अगले चुनाव आते तक 76 साल का हो जाऊंगा। अगर उस चुनाव को लड़ूंगा तो 5 साल तक काम करते हुए मैं 81 साल का हो जाऊंगा। और मैं लाठी लेके चलने वाला जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। लोगों ने जितना समय मेरे को दिया उनके बीच में काम करने का, उनके लिए पहल करने का, मुझे भरपूर संतोष है। ये इस बार भी मौका देंगे। मैंने उस आधार पे, उम्र के लिहाज से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसमें कोई पद मिलना या जवाबदारी मिलना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी एक उम्र होती है, एक बाबा समय साहब, होता हमारे है। साथ शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रणाम कर रहा हूँ सिंहदेव जी। सरोज जी प्रणाम। प्रणाम कर रहा हूँ क्षमा सर। करेंगे, बीच में जी आदान प्रदान नहीं हो सका, मैं आपसे संपर्क में नहीं आ सका, माफ सर। करेंगे। सर बहुत आपसे बात करना, एक ऐसे अनुभव से गुजरना है जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सादगी और बहुत ही डिग्निटी से परिपूर्ण होता है। मैं इसी सवाल के साथ आपसे रूबरू हूँ कि कई बार आपकी ये सादगी आपके लिए मुसीबत भी बन जाती है, आपकी सरलता आपके लिए मुश्किलात खड़े करती है, लेकिन आपका इतना बड़ा मन है, इतना बड़ा दिल है कि आप मुस्कुराते हैं, दर्द को पी जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा?
कब तक ये चीज़ें चलेंगी? हालांकि आप जिस तरह के निष्ठावान व्यक्ति हैं इसका उत्तर मैं जानता हूं, लेकिन आपने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की एक इच्छा तो है और अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो इस बार भी उम्मीदें हैं आपको? इस बार भी कहीं मन में आस तो होगी ही और आपके प्रशंसकों की भी इच्छा होगी। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। जी। वो तो स्वाभाविक रहता है कि कोई भी व्यक्ति है, राजनीति में अगर है या जिस क्षेत्र में भी है, तो वो चाहता है कि अगर ऐसा मौका मिले तो वो भी जिम्मेदारी निभाए, उसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। हुँ। लेकिन मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूँ कि ये मामला हमारे हाईकमांड का रहता है। विधायक दल से कंसल्टेशन होती है और हाईकमांड अंतिम निर्णय लेते हैं। वो उनका जो भी निर्णय आएगा, हुँ। वो अंतिम है और मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। बिल्कुल ठीक है। और इस मामले में मैं आप दोनों की जोड़ी को, जिसको एक अद्भुत मित्रता की जोड़ी कहा जाता है, जय वीरू कहना भी हल्का करना होगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो आप एक ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी टीम के लिए मिस्टर डिपेंडेबल हैं सर। आपसे कुछ ले लिया जाए, आपसे कुछ कह दिया जाए, आपको कतार में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन आप मुस्कुराते हुए कहते हैं इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं इंतज़ार करता हूँ, करता रहूँगा, कोई समस्या नहीं है। मैं एक इसी सवाल के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि राजनीति में बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एक तो पढ़े लिखे से मेरा आशय है कि वो तबका जो राजनीति को कहीं थोड़ी गिरी हुई दृष्टि से देखता है। पॉलिटिशियंस की चमड़ी बहुत मोटी होती है, वहाँ पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, हर व्यक्ति ऊंची कुर्सी की तरफ देखता रहता है। इसको कैसे सॉल्व करें सर? आदित्येश्वर जैसे युवा जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास गोल्डन करियर भी है, MBA क्लैड, IIT क्लैड, ऐसे लड़के लड़कियों को राजनीति में लाने के लिए क्या टिकट में परसेंटेज का कोटा करें या राजनीति को साफ सुथरा बनाएं? कैसे करें सर इसको? जी। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, आदि हो और कोई हो, लाया नहीं जाना चाहिए किसी को। वाह वाह, लोगों के बीच में अगर वो काम करते हैं जी। और उनकी स्वीकारोक्ति बनती है, ABCD XYZ कोई भी, तब उनको राजनीति में आना चाहिए। उनके क्वालिफिकेशंस हैं तो वो ग्राउंड से उठे हों, तो संगठन से जुड़ के उठे हों, तो ये स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हों, तो नीचे से लोगों से जुड़ के लोगों को सामने आना चाहिए और वो उनकी स्वीकारोक्ता होनी चाहिए किसी भी जगह। और खास करके राजनीति के क्षेत्र में जहां जनप्रतिनिधित्व प्राथमिकता होता है, वहां क्वालिफिकेशन, हम देखिए, मत देने का अधिकार हम देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि BA पास को हम वोट देने का अधिकार देंगे, MA पास को हम वोट देने का अधिकार देंगे, जी जी। जहां तक कोई पढ़ा लिखा होगा उनको हम अधिकार देंगे, किसी की इतनी संपत्ति होगी तब हम अधिकार देंगे, इतनी डिग्री होगी तब हम अधिकार देंगे। हमने एक फैसला लिया संविधान को बनाते समय, पहले 21 साल की उम्र के जितने पुरुष और महिला नागरिक होंगे उनको मत देने का अधिकार होगा, फिर उसको 18 वर्ष राजीव जी के समय किया गया। तो जो मत देने का अधिकार रखते हैं उनको जनप्रतिनिधि बनने का संपूर्ण अधिकार होता है। फिर उसमें क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती। और प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट, इसमें छानना, ये मतदाता का काम होता है, मतदाता का विवेक होता है और वो जागरूक है और वो समझदार। वो ये नहीं कहेगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है, डी.लिट है, PhD है, उसको हम अपना वोट देंगे। वो जो PhD और डी.लिट है हमसे जुड़ के हमारी काम कर पाएगा कि नहीं? जो 5वीं पास है उसको आगे की पढ़ाई का भी नहीं मालूम, अगर हमसे जुड़ के वो ज्यादा काम करने की स्थिति में है तो वो डी.लिट के पहले वो 5वीं पास को मौका देना चाहेंगे। तो जनप्रतिनिधित्व का क्षेत्र एकदम भिन्न रहता है और लोगों से जुड़ के और लोगों के लिए खड़े रह पाना, उपलब्ध रह पाना और उनके लिए पहल कर पाना, ये प्राथमिकता होती है। ये जो डिग्रीज हैं ये साथ में जुड़ जाती। सिंहदेव साहब, इसको अगर मैं इस तरह रखूं, इस सवाल को आपके पास, कि आप जब 13-14 साल की उम्र के थे तो आपने नेहरूवियन जो एरा थी उस मॉडल को राजनीति के देखा। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, जिनके अपने इथिक्स थे, वैल्यू थी। लाल बहादुर जी ने एक बार कहा देश से कि आधे समय भोजन करिए। तो देश के अधिकांश हिस्सों में आज भी मुझे ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो एक समय भोजन करते हैं और कहते हैं शास्त्री जी ने कहा था। ये गिरावट सिर्फ राजनीति में नहीं है, पत्रकारिता में भी है, तमाम जो वाइट कॉलर प्रोफेशन है सब में गिरावट है। आज हम सब खुद, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं है,
कि हम खुद नैतिकता से परे हैं, लेकिन नैतिकता की मांग जरूर करते हैं। हम भले ही अनुशासित नहीं हों, लेकिन हम रेलवे टिकट की कतार में होते हैं तो वहाँ अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। सड़क पर हम ट्रैफिक वायलेट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग गाड़ियाँ बहुत अच्छे से चलाएं। ये जो समाज का पतन है, राजनीति में कई बार कहा जाता है ये अपने चरम पर दिखता है। ऐसे में कितनी उम्मीद करें हम राजनीति और राजनेताओं से, क्योंकि उम्मीद तो उन्हीं से है। जी, आपने 13-14 साल की उम्र का जिक्र कर दिया, जी, तो मुझे स्मरण आ गया कि जब मैं 14 साल का था तो पहला शेर मैंने मारा था। उस ओह, समय शिकार का जमाना था, समय जी, अलग था, जी, और परिवार भी शिकार से जुड़ा रहा। हम्म, तो वो उम्र आपने ऐसे जिक्र कर दिया तो मेरा पहला ध्यान वहां गया जी, और जी, राजनीति की तरफ नहीं गया, जी, क्योंकि जी, मैं राजनीति की तरफ कभी आकर्षित नहीं था। जी, मेरे आदर्श मेरे माता पिता रहे हम्म, और मैंने उनके आचरण को देखा। हम्म, फिर मेरे आदर्श मेरे स्कूल के गुरुजन रहे, हम्म, मैंने उनके आचरण को देखा और वहां से मैंने अपने आप को ढालने हम्म, का प्रयास किया। अपने विचार आ जाते हैं, जिन विचारों से व्यक्ति संपर्क में आता है वो विचार व्यक्ति को ढालते हैं। तो ये ढलने के क्रम में मैंने अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले घर में जो मैंने देखा, मम्मी और डैडी के माध्यम से जो मैंने देखा, उससे मैंने अपने लिए एक लाइन बनाई। मुझे हम्म, याद है, आपने फिर उम्र का जिक्र किया था, हम्म, मैं स्कूल में था हम्म, और मम्मी पहली बार चुनाव लड़ी थी और स्कूल में नहीं, शायद कॉलेज में पहुंच गया था। हम्म, वहां पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीती थी, हम्म, शायद 1972 की बात है। हम्म, मैं 20 साल का हो गया था हम्म, और मैंने मम्मी को चिट्ठी में, मुझे याद है, इस प्रकार के शब्द लिखे थे कि अब एक सच्चाई से जुड़ी है हुई आवाज विधानसभा में पहुंचेगी। वाह, तो ये मेरा इम्प्रेशन मेरी हम्म, माँ के लिए था, मम्मी के लिए था। और वो वसूलों को लेके चलती थी, सही हम्म, और गलत को लेके चलती थी और उसका स्वाभाविक है कि उनके बच्चे के रूप में मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ा। वो इस दुनिया में भी उन्होंने काम किया, बहुत समझौतों की भी ये दुनिया रहती है, बहुत कुछ उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन मेरे लिए बड़े होते समय आदर्श के रूप में जब आदमी देखता है, तो मेरे लिए आदर्श के रूप में उनके जो व्यक्तित्व की बात थी, वो सही गलत की थी। हम्म, तो सही गलत पे स्टैंड लिया करती थी हम्म, और मैं माटी का लोंदा था, कुछ वैसा ढला हम्म, कि सही और गलत पे मैंने प्रयास किया कि जीवन में मैं अपना स्थान बनाऊं। और डैडी थे, मुझे वो लगता था कि इतने काबिलियत उनकी थी, बौद्धिक क्षमता उनकी इतनी थी, पर बहुत बहुत एडजस्टिंग थे। हम्म, कहीं कुछ गलत हो रहा है, दिखता था कि उनके विचार उनके मन के विपरीत हो रहा है, उनके भावना को भी ठेस लग रहा है, लेकिन उसको लेके चलने की उनमें एक बहुत विशेष क्षमता थी। हम्म, मम्मी कड़े थे, जी, डैडी बहुत लचीले थे जी, और उनका बच्चा मैं बना। उन्होंने मुझे जी, जन्म दिया, मेरी हम्म, परवरिश की, मेरे आदर्श के रूप में भी आए। अब आप समझ लें कि ये मैं बन पाया। बिल्कुल। और आपने सिंह का साक्षात्कार तो उसी समय कर लिया था और विनोवर भी किया था। अब ये अलग बात है लोग उसको जिस भी नज़रिए से देखते हों, लेकिन वो एक अलग समय था। उस समय की कहानी अलग थी, इसलिए उस समय, 57 साल हो गए अब। जी हाँ, जी हाँ, उस समय को उसी रूप में देखा जाना चाहिए, बजाय किसी डिबेट में उलझे हुए। लेकिन माता जी से आपने दृढ़ता का स्वभाव लिया, एक टाइगर एटीट्यूड, टाइग्रेस एटीट्यूड जो है वो माता जी से आया। और पिताजी से आपने सीखा कि जिस तरह टाइगर कई बार फील करता है कि अब बहुत चतुराई से ये लचीलेपन के साथ फिर इंतज़ार करना चाहिए, तो वो आपने पिताजी से। आदित्य, आप कुछ और सवालों के साथ, क्योंकि मैं कुछ विलम्ब से जुड़ा हूँ और पहले के आपके सवालों से मैं परिचित नहीं हूँ, तो आप एक दो सवाल करें, तो फिर अगर सिंहदेव साहब के समय होगा तो इनसे बात करने के लिए तो मैं 1 घंटा और तैयार हूँ। जी, 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 आदित्य। बाबा, सवाल मेरा वही था कि जिस तरह से अब ये बात आ रही है 75 प्लस का टारगेट आप लोगों ने लेके चला था, वो तो नजर नहीं आ रहा है, बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कांग्रेस हर तरह से अप नजर आ रही है, लेकिन वो स्थिति नजर नहीं आ रही थी जो 2018 में है। 2003, 2008 और 2013,
तीनों के विधानसभा चुनाव की अगर हम जिक्र करें तो 2013 में केवल 0.77% का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। इस बार भी अंतर अगर उसी के आसपास रहता है, मैं सीटों की बात कर रहा हूं, महज 7 से 8 सीट का डिफरेंस रहता है, उस समय कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि ये अभी फिलहाल नजर आ रहा है बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित है कि हम 42-45 के आसपास सीटें लेकर आ रहे हैं, आप लोग भी आशान्वित हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 60 के ऊपर आ रही है, आप भी कह रहे हैं कि अच्छी मेजोरिटी से हम सरकार बना रहे हैं। अगर स्थिति फंसती है तो कांग्रेस किस तरह से मुंह आगे बढ़ेगी? जो जनमत होगा उसका पूरा सम्मान करना ये प्रजातंत्र में भाग लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और जो फैसला आएगा उस हिसाब से चलेंगे। विपक्ष में बैठने के लिए फैसला आएगा तो विपक्ष में बैठेंगे, सरकार में काम करने का निर्णय मतदाता देंगे तो सरकार में बैठेंगे और उन जवाबदारियों को संभालेंगे। और विश्लेषण बतौर मैंने कई बार इस बात को रखा कि छत्तीसगढ़ में आप कई चुनाव के आंकड़े देख लीजिए। अभी आपने 0.77 का आंकड़ा बताया कि डिफरेंस रहा था और सीट के अंतर अलग प्रकार के आए थे। तो हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, लगभग 32% से कम न कभी भाजपा को वोट मिले न कभी कांग्रेस को मिले। चाहे 15 साल तक भाजपा की सरकार रही हो, चाहे लोकसभा में आप देख रहे हैं कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती रही हो। जब कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलती हैं तो भी भाजपा को 32% से कम वोट नहीं मिलते, और जब भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस को भी 32% से कम वोट नहीं मिलते। इस परिस्थिति में अगर 32% को 90 सीट में आप देखें तो लगभग 27, 28, 30 सीट ये दोनों के तयशुदा सीट माने जाने चाहिए। पिछला चुनाव अपवाद था, वो कैसे भाजपा 15 पे सिमट गई मैं भी नहीं समझ पाया। वो एकदम अपवाद था। वो वास्तविक स्थिति न तो भाजपा की है और न कांग्रेस की ये स्थिति है कि वो कभी भी छत्तीसगढ़ में 30 से नीचे रहेगी। शेष जो बची मोटा मोटी 30 सीटें हैं, आप 30 मान लीजिए, 32 मान लीजिए, 34 मान लीजिए, ये जिस तरफ जाएंगे उसका बहुमत मिलता है। और लगभग ये 10% एक फ्लोटिंग वोट शेयर रहता है। आप पिछले चुनाव के आंकड़े देख लें तो बहुत आसानी से दिखता है कि विधानसभा में कांग्रेस 10 या 11% मत के अंतर से चुनाव में जीती थी, और ठीक 5 महीने बाद भाजपा 10% से के अंतर से लोकसभा में 11 में से 9 सीट भाजपा को मिली थी 5 महीने के अंदर, सिर्फ 5 महीना। ये जो लगभग 10% का एक फ्लोटिंग वोट रहता है, वो ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है, वो तय करता है कि बहुमत किसको मिलना है। और इस चुनाव में भी वैसा ही होगा। इस 10% का 7% किसको मिलेगा, 3% किसको मिलेगा, तो 4% का अंतर मिलेगा। 9% किसको मिलेगा, 1% किसको मिलेगा, तो वो 8% का अंतर रहेगा। 5% किसको मिलेगा, 4% किसको मिलेगा, तो 2% का अंतर रहेगा। 5.5 किसको मिलेगा, 4.5 किसको मिलेगा, तो 1% का अंतर। सिंघदेव साहब, आप देखिएगा यही होगा। जी सिंघदेव साहब, मैं तो अब आपको ऑफर ये भी कर रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ बैठे ना स्टूडियो में, क्योंकि इतनी बढ़िया गहरी मीमांसा, आपको पूरा क्लियर है कि ये फ्लोटिंग वोटर्स को जिसने अपने वश में कर लिया या जिसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, उसकी बल्ले बल्ले हो गई। सर ये समझाइए मुझे, आपने बिल्कुल ठीक कहा 15 सीटें बीजेपी की रह गई थी, ये उसके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है, ये आपके लिए उतना नहीं, लेकिन आपके लिए भी ये सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी की पिछली बार 15 सीटें थी, अगर वो इस बार 40 एग्जिट पोल में दिखा रही है, तो व्हाट वेंट रॉन्ग सर? कांग्रेस को क्या आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है कि अगर लड़ाई आपने इतनी अच्छी लड़ी थी पिछले चुनाव में, तो इस लड़ाई में उसी पार्टी को जिसको 3/4 बहुमत से आपने पीछे छोड़ा था, वो आपके मुकाबले में कैसे आती हुई दिख रही है? हर पार्टी को निरीक्षण की और हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की सतत आवश्यकता रहती है। जी। आज आप देश में देखें, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी 2 चुनावों से लगातार अपने पार्टी के सांसदों के संख्या के आधार पर बहुमत में रहती है। एनडीए है, लेकिन अपने संख्या के आधार पर रहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक समय 2 सीटों पे सिमट गई थी देश में, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको 400 से ज्यादा सीटें एक समय मिली थी, और आज 50 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी। तो ये आत्ममंथन हर पार्टी को, हर दल को और हर व्यक्ति को सतत करते रहना चाहिए। और कांग्रेस के लिए भी एक पीक था, एक चोटी थी पिछला चुनाव। ऐसे परिणाम आप
1952 से अगर चुनावों की समीक्षा करेंगे, 15 चुनाव शायद हो चुके हैं, तो उनमें इतने बहुमत से कांग्रेस शायद ही कभी आई हो। जी जी आजादी के आसपास का मैं अच्छे से नहीं याद कर पा रहा, लेकिन इतने बहुमत से कभी नहीं आ पाई। जी तो हाँ जब जी हाँ आप चोटी पे जाते हैं तो फिर उतर नहीं होता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माउंट एवरेस्ट से ऊंची चोटी दुनिया में अभी नहीं है। हाँ। अभी नहीं है, अभी आप नहीं माउंट है। एवरेस्ट को चढ़ेंगे तो वहां जी बैठे ही नहीं रहना है, जी आगे चलिएगा तो उतर नहीं है। जी, बहुत आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। मन तो करता है कि चलता रहे, आप इतने सहज रूप से संवाद करते हैं। कम्युनिकेशन के भी आप एक बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं सर। ध्यान के, कम्युनिकेशन के, तमाम चीज़ों के, पता नहीं कभी आपके कोई किताब आपकी आए तब हम आपके व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। आखिरी मेरा सवाल ये है कि कई बार आपके प्रशंसक कहते होंगे, जो खींच जाते होंगे कि बाबा कब तक। इधर बीजेपी का भी तो गेट खुला हुआ है, कई बार उनकी, माफ़ कीजिएगा, उनकी इच्छाओं का अतिरेक उस तरफ भी खुलता होगा। कैसे समझाते हैं उनको कि एक प्रतिबद्धता है, एक विचारधारा है, क्योंकि उनका आसान रास्ता सबको पसंद होता है कि साहब इधर देखिए, उदाहरण चारों तरफ बिखरे हुए हैं आज की राजनीति में। जी मेरी व्यक्तिगत सीमा है, वैचारिक सीमा है कि मैं राजनीति में जब तक रहूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। और जहां तक मैं अपने बारे में सोच सकता हूं कि राजनीति से, एक्टिव राजनीति से हटूंगा भी, तो जब भी मतदान करूंगा तो कांग्रेस को ही करूंगा। कमाल ये है। मेरी एक वाह निजी सोच है। वाह। ये मेरे जीवन के लिए अंत तक यही स्थिति रहनी है। बाकी जैसा आपने कहा, रोज दिन ये अटकलें लगती हैं, रोज दिन मेरे को जवाब देना पड़ता है। पता नहीं मेरे जैसे आदमी को, मेरे कुछ शुभ चिंतक हैं जो भाजपा की तरफ ले जाना चाहते हैं, या ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि भाई ये कहीं जा सकता है, मेरे को कहीं डिसक्रेडिट करने की मुहिम ना हो कि भाई ये जी कांग्रेस के लिए इसके मन में डोलते हुए विचार हैं, तो ये ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, इसको आगे किसी जिम्मेदारी के लिए मत सोचो। बहुत सारी बातें इस बीच में आ जाती हैं। मेरे लिए विकल्प बहुत सहज है। मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा, मेरा परिवार 4 पीढ़ी से जिस पार्टी के साथ जुड़ा, मेरे लिए विकल्प नहीं। वाह मेरे लिए वाह तो वाह। कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस। सिंहदेव साहब, आप एक इंस्टीट्यूशन है इस मायने में, और जो लोग इस समय आपको सुन रहे होंगे, राजनीतिक अराजनीतिक, वो भी इस समय तालियां प्रत्यक्ष रूप से तो ना हो, लेकिन मन में तो ताली बजा रहे होंगे कि वाह सिंहदेव साहब, हम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके इस कमिटमेंट को हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उस परिवार से हैं। सिंहदेव परिवार अपने आप में वैल्यूज़ की एक पाठशाला है। आपके पिताजी हों या माताजी हों या और आपके पुरखे हों, आपने उसको अपने भीतर न सिर्फ आत्मसात किया है, बल्कि उस राजनीति को, जिस पार्टी से आप जुड़े, उसका परचम और उसका विचार आपकी शिराओं में, आपकी रगों में खून के साथ बहता है। और यही वजह है कि लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, लेकिन रहेंगे उसी पार्टी के साथ जहां रहना मुस्कुराहट का सबब तो हमेशा बनता है। प्रणाम करता हूं मैं इस दौर के एक ऐसे राजनेता को। तो ये थे टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, और देखिए क्या अंदाज़ है उनका। इसी अंदाज़ पर हम हर बार उनको नमस्कार करते हैं। गहरी शांति से भरे हुए, मन की पीड़ा को व्यक्त भी करते हैं, तो उसमें भी शालीनता का स्तर ऐसा है कि आपको कोई नुकीला सिरा नहीं मिलता कि जिसमें आप किसी को घायल होता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया सर, आपको एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं सीधे चलता हूं ऋतु की तरफ। शुक्रिया शरद जी। तो देखिए, ये तो खास बातचीत की छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, और सरकार साथ ही एक जो सबसे ज़रूरी बात उन्होंने कही कि जनता जो भी फैसला लेगी, चाहे विपक्ष में बैठा है चाहे सत्ता में, जनता के फैसले का सम्मान है। चलिए, बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।